अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? अक्सर सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 देखेंगे। टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था इस चैप्टर में कि पीरियोडिक टेबल ऐसा टेबल होता है जिसमें अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अलाइन कर दिया गया। अब हम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ट्रेंड्स देख रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल हम बात करें, टेबल बात करें तो किस तरह से रेडियस जो है एटॉमिक कि अगर पीरियोडिक टेबल है तो किस तरह से अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, साइज किस तरह से बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। तो आज का टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी है। तो पहले तो हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, फिर किस तरह से ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंसर्न क्या है, समझना कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। कहते हैं ये एनर्जी है वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम कहते हैं वो हमारे पास उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो कहते हैं अगर आपके पास कंसीडर करें कि अगर आपके पास एक गैस है जिसके 1 मोल्स दे दिए गए हैं, एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, एक कंटेनर है जिसमें आपके पास कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट के 1 मोल्स दिए गए हैं। 1 मोल्स हमने पढ़ा हुआ है कि एक तादाद होती है जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंटेनर है जिसमें किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स हैं। 1 मोल एटम पता है क्या होते हैं मुझे, जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने ज़्यादा एटम्स होना उसको 1 मोल बोलते हैं। तो कहते हैं अगर इतने ज़्यादा एटम्स हैं, 1 मोल एटम्स हैं, इन सब के एटम के बाहर वाले शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हर एटम में से निकालेंगे तो उसके ऊपर, हर एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, 1+ चार्ज आ जाएगा। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना बच्चे, तो हम कहते हैं उसके ऊपर 1+ चार्ज आ जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या कि अगर कहीं पे किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स मौजूद हैं, 1 मोल एटम्स मौजूद होने का मतलब है इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अगर उन सब एटम्स के आउटर मोस्ट शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हर एक के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो 1+ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि अगर 1 मोल एटम किसी एलिमेंट के मौजूद हैं, अगर उस सब में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हम कहते हैं वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये सोडियम है, सोडियम ये न्यूट्रल एटम है, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है 1 मोल सोडियम एटम के सब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सोडियम से, तो पीछे क्या बच जाएगा, सोडियम आयन बच जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये एक सोडियम का एटम है जिसमें नंबर ऑफ शेल्स मौजूद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हमें पता है न्यूक्लियस की इसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन होगी ना। अब अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं इसको एनर्जी दूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास सोडियम आयन बन जाएगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो बच्चे इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आप एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कहते हैं अगर मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम हो और मैं सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही हूँ तो जो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम नाम देंगे 1 मोल आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम की एग्जांपल है कि 1 मोल सोडियम एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसी तरह से कैल्शियम है, कहते हैं कैल्शियम की अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमारे पास बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये देखें, ये हमारे पास कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। फर्स्ट टेस्ट में पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे सब शेल में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सो ऑन। अब जो सबसे बाहर वाला शेल है, यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने ना शेल्स नहीं दिखाए, सब शेल सिखाए हैं। तो जो सबसे बाहर वाला सब शेल है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अब सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं बाहर वाले शेल में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया।
तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया बाहर वाले शेल में, अगर मैं इसको भी बाहर निकाल दूं तो अब तो कोई भी ना बाहर वाले शेल में देखें, बाहर वाला शेल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, 4s खत्म हो गया, क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने एनर्जी दी, वो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। अब अगर यहाँ से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो वो तीसरा निकल जाएगा, तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसकी कौन सी हो जाएगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको जो एनर्जी देनी पड़ी वो 590 एनर्जी देनी पड़ी किलो जूल पर मोल। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, उसके लिए एनर्जी आपको देनी पड़ी। अब बाहर वाले शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब इस एक इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचेगा। पहले 2 में अट्रैक्शन डिवाइड हो रही थी, अब एक ही रह गया तो वो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचेगा, इसकी ज्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, बाहर निकालना मुश्किल होगा, तो मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर बढ़ जाती है। तो अब यहाँ भी ये देखें, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 1150। पहले 590 थी, अब 1150 है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ गई है। अब अगर मजीद देखें तो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। अब एक शेल खत्म हो गया, अब उससे लोअर शेल आ गया। अब इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो न्यूक्लियस की मजीद अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये नजदीक है न्यूक्लियस के। तो अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो मुझे और ज्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ जाएगी। तो हम कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन में एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये देखिए, थर्ड आयनाइजेशन के लिए आपको 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान होता है, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देते हो तो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप और ज्यादा निकालना चाह रहे होते हो तो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच रहा होता है, तो हम कहते हैं और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर मजीद आपने कोई बाहर निकालना है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आप जितने ज्यादा निकालेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ये बताई है। स्टार्टिंग में बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से तो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया एनर्जी देके, अब सिर्फ एक ही रह गया, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर ज्यादा हो गई है। पहले 2 में डिवाइड हो रही थी, अब एक पे ही है। इसको भी निकाल देंगे तो ये तो बाहर वाला शेल बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब उससे नीचे वाले, अब ये देखें इस शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो कम है बनिस्बतन इसके, जिसका मतलब है इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर मैंने यहाँ से निकालना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो यहाँ पे बता भी रहा है कि एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आपने सेकंड करवाना है रिमूव तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड के लिए और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक एलिमेंट की एक से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन भी हो सकती है, सेकंड भी और थर्ड भी। और दूसरा ये याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकालने की बात नहीं हो रही, 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम से निकालने की बात हो रही है। समझाओ उसको, एक एटम की जरिए समझ रहे हैं कि अगर आपके पास 1 मोल मतलब इतने ज्यादा एटम्स हैं, अगर इन सब के न्यूक्लियस से सॉरी इलेक्ट्रॉन्स एक एक एटम से बाहर निकल जाएगा, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो हम बोलेंगे उसके लिए जो टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो 1 मोल की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना कहाँ पे आसान होता है, कहाँ पे मुश्किल होता है, कब ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा। कहते हैं सबसे पहली बात कि न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन को, वो उतनी ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचेगा, तो ऑफकोर्स उसको रिमूव करवाना मुश्किल होगा, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी केस में हम देखें, अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो वो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं सबसे पहली बात कि वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा कहते हैं साइज के ऊपर डिपेंड करता है
जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाता है, दूर होता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स भी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो आप थोड़ी सी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल दी जाए ये वाले एटम की, ये देखें, ये स्टार्टिंग में मैं अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ले रही हूँ, लिथियम सोडियम पोटाशियम, स्टार्टिंग में ये न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के प्रोटेक्शन है कुछ, लेकिन जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो शेल बढ़ते जा रहे हैं। अब शेल बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, मतलब फोर्स कमजोर होती जाएगी। जैसे जैसे और शेल बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, फोर्स और ज्यादा कमजोर हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस से वो और ज्यादा डिस्टेंस पे हो गया। तो न्यूक्लियस से जितना वो दूर होता जाएगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स कमजोर होती जाएगी, उसको निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होती जाएगी। आगे हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। कहते हैं ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स वो हमारे पास स्टेबल होते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड होंगे तो वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होते। अगर हाफ फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है फुली फिल्ड में से या हाफ फिल्ड शेल्स में से। अगर इनके बिटवीन कोई हमारे पास शेल्स की कन्फिगरेशन होगी ना, मतलब ना हाफ होंगे ना फुल होंगे बल्कि इन बिटवीन होंगे, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल वो पहले एक मिसाल दे रहा है, कहते हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस में कहते हैं जो हमारे पास बाहरी वाला शेल होता है वो फिल्ड होता है, बाहर वाले शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस का ग्रुप होता है, इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। लाइक ये नियॉन है तो इसका बाहर वाला जो शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ये स्टेबल है। तो अगर किसी के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबल होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बनिस्बतन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी आप पढ़ते आए हैं कि जो ऑक्टेट होता है, अगर किसी शेल के बाहर वाले एटम के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता है। इसके कंपैरिजन में अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाफ फिल्ड नहीं है या हाफ फिल्ड हैं तो उनका कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अभी तक ना हम लोग जो मेन सिंपल पढ़ते आए हैं वो ये पढ़ते आए हैं, सब शेल्स और शेल्स की बात करते आए हैं। केक शेल होगा तो उसके सब शेल्स होंगे, जैसे पहला शेल है उसको के बोलते हैं, दूसरे शेल को एल बोलते हैं, तीसरे शेल को एम बोलते हैं, थर्ड शेल को एन बोलते हैं। हर शेल का जो नंबर होता है उसमें उतने सब शेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पहला शेल है तो इसमें एक ही सब शेल होगा, एस होगा। एल दूसरा शेल है तो उसमें 2 ही सब शेल्स होंगे, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम में इसमें 3 सब शेल्स होंगे, एस पी डी होंगे। हम लोगों ने शेल्स और सब शेल्स की बात की है, लेकिन बच्चे हर सब शेल में ना मजीद ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे ये पी सब शेल है ना, इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स अगर हम बात करें, हमारे पास पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स वाई और जी। 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एस एक्स वाले ऑर्बिटल में, 2 वाई में होंगे और 2 हमारे पास जी में होंगे। तो सब शेल्स के आगे बात हम करते हैं ऑर्बिटल्स की, ये आगे डिटेल में भी आप लोग देखेंगे कि पी सब शेल में ना ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स होते हैं, पी वाई होते हैं और पी जी होता है। टोटल पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 अलोंग दी एक्स एक्सिस होते हैं, 2 अलोंग दी वाई एक्सिस होते हैं और 2 अलोंग दी जी एक्सिस होते हैं। तो ये देखिए उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसी तरह से लिखी है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रॉन में हमारे पास सॉरी नाइट्रोजन में मौजूद हैं तो पहला कंप्लीट होता है, दूसरा एस कंप्लीट होता है। अब पी में 3 सब शेल्स हैं, मतलब सब शेल पी है लेकिन उसमें 3 उसको ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया। तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक फिल होता है, फिर जो मजीद बच जाता है फिर इसमें दूसरा आएगा, फिर इसमें दूसरा आएगा, इसमें दूसरा आएगा। तो 1s2 तो पूरा है, 2s2 भी पूरा है, लेकिन पी वाले सब शेल में नाइट्रोजन में अगर बात करें तो ये तो कंप्लीट है। सेकेंड शेल का जो सब शेल एस है वो पूरा है, लेकिन पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कैसे अरेंज होते हैं, पहले वो एक एक्स में जाएगा, एक वाई में जाएगा और एक जी में जाएगा, पहले एक एक जाता है। ठीक है, अब मैं रीजन भी बताती हूँ वैसे बेसिकली एक एक क्यों जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में जाएगा।
अब इसी तरह 8 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका एच सबशेल भी पूरा होगा, एस जो सेकंड का सबशेल एस है वो भी पूरा होगा। अब पी में वो कह रहा है हमारे पास रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले एक जाता है एक्स वाले में, फिर वाई में, फिर जी में, और फिर जो एक बाकी रह जाता है वो दोबारा एक्स में चला जाता है। इसकी रीज़न मैं बताती हूँ कि हमारे पास ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा होता है। कि हमारे पास ये देखें, अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 1s में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे इस तरह से जाहिर किया जाता है, एक हमारे पास अपवर्ड स्पिन होती है, एक डाउनवर्ड होती है। दो इलेक्ट्रॉन्स 1s और 2s में तो नाइट्रोजन के पूरे होके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो आर्बिटल्स में होते हैं ना बच्चे, एक एक पहले होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो पहले उनकी ट्राई यही होती है कि एक एक वो अरेंज हो जाए। अब अगर मजीद इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर पहले तो एक एक अरेंज होंगे, फिर दूसरा इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ऑक्सीजन के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कीप दिस इन योर माइंड कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे हो ना बच्चे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनको निकालना आसान होता है। लेकिन अगर सिंगल सिंगल आर्बिटल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो स्टेबल होते हैं, रिपल्जन तो होती नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेबल होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये आर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको निकालना मुश्किल होगा। हम कहते हैं ये स्टेबल है, इसमें अगर निकालना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन में क्या है कि ये एक एक के अलावा जो एक पी ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं निकालूंगी तो थोड़ी सी एनर्जी देके भी निकाल सकती हूँ, इसलिए हम कहते हैं ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे आप थोड़ी सी एनर्जी देके भी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, इसीलिए कह रहे हैं जो ऑक्सीजन है वो लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ना ऑर्बिट में से, तो वो स्टेबल होता है, रिपल्जन नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसलिए हम कहते हैं आपको कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर होता है कि आपके पास कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। आगे हमारे पास आ जाता है इसका जो थर्ड फैक्टर है, वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। कहते हैं ग्रेटर द शील्डिंग इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग का मतलब होता है कि जितने ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली कहते हैं किसको है, अगर उस चीज को तरफ देखा जाए, शील्डिंग इफेक्ट होता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं जो न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, इस इलेक्ट्रॉन से पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहे हैं, उसके अट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है उसको ज्यादा डिस्टर्ब करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, न्यूक्लियस को ज्यादा कवर कर रहे हैं। तो इस केस में शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतनी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जितना ज्यादा शील्डिंग ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ओवरऑल डिस्टर्ब करवा रहे होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को, या ओवरऑल न्यूक्लियस को वो बाउंड कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स वीक होगी, उसको आसानी से रिमूव करवाया जा सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, लोअर होगी आयनाइजेशन एनर्जी। आगे हमारे पास स्पिन पेयर रिपल्जन, ये जो अभी मैंने ऑर्बिटल्स की बात की ना, वो उसी को अब दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना आर स्पिन पेयर के, एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्पिन पेयर की फॉर्म में होते हैं। कि अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो स्पिन पेयर्ड होगी, एक की हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन शो कर दी जाती है, एक की डाउनवर्ड में शो कर दी जाती है। और अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके दरमियान रिपल्जन होती है, और जितनी ज्यादा रिपल्जन होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं पेयर की फॉर्म में होते हैं, वहां पर रिपल्जन होती है, उनको आसानी से रिमूव करवाया जा सकता है। आगे वो एग्जाम्पल दे रहा है क्रोमियम की और मैग्नीज की। अगर इसमें देखें, लास्ट वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो क्या होंगे, आपस में अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, स्पिन पेयर्ड होंगे। और मैंने ये बात की है जहां पे भी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि स्पिन पेयर्ड हो रही है, मैग्नीज के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा
कंपैरेटिवली यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कह लेंगे उसको नहीं कर रहा होगा, रिपेल नहीं कर रहा होगा, तो इसको रिमूव करवाना मुश्किल होता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पे एनर्जी आपको कम देनी पड़ती है। इसकी एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखी थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पिन अपवर्ड और एक स्पिन डाउनवर्ड है, अगर दो हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा। लेकिन अगर कहीं ऑलरेडी एक होगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे किसी किस्म की रिपल्जन फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं क्रोमियम में एक ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किसी किस्म की रिपल्जन नहीं है, तो इसको रिमूव करवाना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयर्ड स्पिन के साथ, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो हम कहते हैं उसको निकालना आसान होता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी बेस पे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखना चाह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या है, कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम अलोंग द ग्रुप चलें तो किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर हम टॉप द अलोंग द पीरियड चलें तो किस तरह से चेंज होगा। कहते हैं सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप की बात करते हैं कि अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो हमें पता है साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उसको रिमूव करवाना आसान होगा। जैसे आपको ये मैंने फर्स्ट के बच्चे ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो ये साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। ये जो सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो इसको निकालना आसान होगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमेशा टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है। ठीक है, वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे मूव करवाना मुश्किल होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम नीचे आएंगे सोडियम में दूर हो गया तो इसको कम एनर्जी दी जा सकती है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे और कम एनर्जी दे के वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे ये देखें, ये जिस साइड पे बच्चे इसका ये वाला ओपन साइड हो उसका मतलब है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो लिथियम की एनर्जी ज़्यादा है, सोडियम से ज़्यादा, पोटाशियम की है। तो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कहते हैं अगर हम बात करें पीरियड के अलोंग द पीरियड, हम बात करें लेफ्ट टू राइट चले तो क्या होगा। लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने ना पीरियड में एक चीज देखी थी, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो शेल सेम रहता है, शेल चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स ऐड होते जाते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, शेल वही रहता है। अब ये देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियस का पहले 3 था, 4 5 6, फिर 6 पे आ जाता है, फिर 8 पे आ जाता है, फिर 9 पे। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर वाले शेल में उसके ऊपर अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हम कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। इसी तरह से इस केस में भी देखें, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो बाहर वाले शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो भी क्या बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होता जाता है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, शेल सेम रहता है, शेल चेंज नहीं होता, चेंज क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स को वो उतनी अट्रैक्शन के साथ खींचेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। अलोंग द ग्रुप हमेशा जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। आगे कहते हैं अगर आपके पास ओवरऑल आपने ट्रेंड दिखाना हो आयनाइजेशन एनर्जी का 1 से 3 तक, तो ये एक आपके पास फिगर है 1.5, जहाँ पे आपने 1 से 3 पीरियड तक सारे एलिमेंट्स को आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। ये इनके एटॉमिक नंबर है और ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है। ये देखिए हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है कुछ पर्टिकुलर, जैसे ही आपके पास उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है हीलियम की तरफ जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले ग्रुप में आता है, लिथियम में आता है, तो एक शेल बढ़ जाता है, शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से वो दूर हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो पूरा पीरियड चलता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, नियॉन तक एनर्जी बढ़ जाएगी। नियॉन से जैसे वो नीचे आएगा सोडियम में तीसरे पीरियड में शेल दोबारा बढ़ जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, फिर इंक्रीज होती हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं, ये देखें, ये हाइड्रोजन था, ये हीलियम था, यहाँ से एटॉमिक नंबर बढ़ा, साइज नहीं बढ़ा, साइज वही है, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी।
लेकिन जैसे ही हीलियम से आप लिथियम पे आओगे तो साइज बढ़ गया, शेल बढ़ गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन लिथियम से आप पूरा पीरियड में जब चलोगे एक ही पीरियड में, तो साइज कम होता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती 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 बढ़ रही है, नियॉन तक मैक्सिमम हो गई। अब जैसे नियॉन से आप थर्ड पीरियड सोडियम पे जाओगे, शेल मजीद बढ़ गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, नियॉन से ड्रॉप करेगी सोडियम के लिए। लेकिन सोडियम से जैसे आप चलेंगे फिर वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से। तो एकदम से शिफ्ट होता है नियॉन से, जब वो सोडियम पे जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि शेल बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए। तो ये देखें, नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे ही वो नियॉन से सोडियम पे जाता है तो एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि शेल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है। अभी हमने एक टॉपिक में पढ़ा था एक फैक्टर में कि जिनका शेल कंप्लीट होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं जो अल्कली मेटल्स हैं ना, जो पहले ग्रुप के मेटल्स हैं, उनमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सबसे कम होती है, क्यों? क्योंकि उनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारी अल्कली मेटल्स है, बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इजीली उसको रिमूव करवाया जा सकता है। तो ये देखें, ये सबसे कम जो है अल्कली मेटल्स है। हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल है, लिथियम भी अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है, पोटाशियम भी, तो सबसे कम यही है, क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ट्रेंड बता रहा है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं क्विक चेक है, एक्सप्लेन विद रीजनिंग दी फॉलोइंग फैक्टर्स विद आयनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो बोरॉन की होती है वो लेसर होती है बेरिलियम की निस्बत, कि बोरॉन में आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एज कम्पेयर टू बेरिलियम। अगर इसका स्ट्रक्चर देख, ये देखिए, ये बोरॉन और बेरिलियम का स्ट्रक्चर है। बोरॉन के टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 5 होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होती है 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम का क्या होता है, 4 होते हैं, 1s2 और 2s2। इसमें 2 ही शेल्स हैं, तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये देखें 3 शेल्स हो गए हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिमूव करवाना, एक तो साइज बढ़ जाता है हमारे पास, उसको रिमूव करवाना आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बोरॉन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर इसका आप ऐसे आंसर देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये उसी रीजन को बता रहा है, मैंने आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन कर दिया। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जा रही है, बेरिलियम की लिखी जा रही है। बोरॉन के बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको इजीली रिमूव करवाया जा सकता है, क्योंकि उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, और साइज बढ़ने की वजह से इसलिए कहते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव करवाया जा सकता है। अगला वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताएं आयनाइजेशन एल्यूमिनियम की क्यों कम होती है मैग्नीशियम की निस्बत। तो इसका आंसर भी सेम इसी तरह से आप इसको कोट कर सकते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है और ये एल्यूमिनियम का है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का, इसका 13 होता है। अब इसके ये शेल सारे कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कि एक तो इसके सारे शेल्स कंप्लीट है, और दूसरा ये देखें इसका एक साइज बड़ा होने की वजह से बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिमूव करवाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा। तो इसलिए वो कहता है कि हमारे पास आयनाइजेशन जो हमारे पास एनर्जी एल्यूमिनियम की कम होगी मैग्नीशियम से। तो इसको वो आंसर में प्रॉपर वो दोबारा से लिख रहा है, यहाँ से की बुक से करना चाह रहे हैं तो की बुक से भी लिख सकते हैं कि ये एटॉमिक उसका साइज है, ये एटॉमिक कन्फिगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहाँ पे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन सब शेल में मौजूद है, तो इसका साइज बड़ा होगा, इसलिए इसको रिमूव करवाना आसान होता है। साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है तो बच्चे उस केस में उतना ज़्यादा उसको रिमूव करवाना आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर कमज़ोर होती जाती है। दूसरा ये देखिए, इसको ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है, तो हम कहते हैं शील्डिंग भी एक ज़्यादा फैक्टर आ जाता है, ठीक है, तो इसमें रिमूव करवाना हमारे पास मुश्किल आ जाता है। अगर आप यहाँ से प्रॉपरली इसको करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे यही है कि ईजियर हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कहते हैं व्हाट ट्रेंड ऑब्जर्व इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन ग्रुप 3। कहते हैं तीसरे ग्रुप में अगर आप नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड क्या होते हैं। हमने ये पढ़ा है कि ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाते हो तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा ग्रुप है, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप आते जाएंगे तो एक एक शेल का इजाफा होता जाएगा, एक एक शेल बढ़ता जाएगा तो साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। एक तो शील्डिंग भी बढ़ेगी और दूसरा
साइज बढ़ने की वजह से, दूर होने की वजह से अट्रैक्शन भी कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ओवरऑल उसको रिमूव करवाना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है ग्रुप में। क्यों? क्योंकि जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं, एक तो एटॉमिक साइज हमारे पास बढ़ रहा होता है, दूसरा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही होती है। तो इसलिए उसको रिलीज करवाना आसान होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है और हमारे पास साइज भी बढ़ रहा होता है। अब अगर ये देखें इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके पास लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। कहते हैं डिफाइन कर आयनाइजेशन एनर्जी और डिस्कस ये अफेक्टिंग द प्रोडक्ट डिस्कस दी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन। तो आपने इसमें फैक्टर्स भी बताने हैं और पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है कि आप अगर अलॉन्ग द ग्रुप चलते हैं तो आयनाइजेशन किस तरह से चेंज होती है, अलॉन्ग द पीरियड चलते हैं तो किस तरह से चेंज होती है। तो इसमें ये कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन, गिव एन एग्जांपल। तो इसमें आप बोल दीजिएगा कि अगर 1 मोल ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के मौजूद है, उसका अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हर एटम का निकालना है जिसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की इसमें एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो ये फर्स्ट 2 लाइन्स इसके डेफिनेशन में आ जाएंगे। आगे कहते हैं एक्सप्लेन करें वाई सल्फर हैज अ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस का कंपैरिजन है ये, इसके मैंने आपको सिंपल आसान अल्फाज में समझाने के लिए ड्रॉ कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब ये देखिए इसके लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी वाले सब शेल में। पी सब शेल के मैंने अभी आपको बताया आर्बिटल्स होते हैं, एक्स आर्बिटल होता है, वाई आर्बिटल होता है और जी आर्बिटल होता है। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहले एक एक फिल होता है, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस उनकी यही होती है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक से ज्यादा होंगे तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे पी सब शेल में उसके हर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हर ऑर्बिट में पहले एक एक होगा, एक हमारे पास एक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपल्शन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिंगल है सारे के सारे, तो यहाँ पे उनको निकालना मुश्किल है क्योंकि रिपल्शन किसी किस्म की नहीं हो रही। इसलिए सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कम होती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस, ठीक है। अगर आप इसका प्रॉपर आंसर करना चाह रहे हैं तो ये की बुक में एज इट इज गिवन भी है कि आपके पास फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है, आपके पास सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो फास्फोरस होता है उसमें सारे के सारे जो पी सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे हाफ फिल्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको फिगर भी दिखाई है कि इसमें जो पी सबशेल सारे होंगे वो हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा उसको कह लें कि स्टेबल होता है, उसको रिमूव करवाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर सल्फर के केस में देखें तो पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 2 पी ऑर्बिटल तो हाफ फिल्ड होंगे लेकिन एक पी ऑर्बिटल में हमारे पास पेयर होगा और वो पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपल्जन की वजह से उसको रिमूव करवाना आसान होता है। ये देखें यहाँ पे एक पी एक्स में इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो इसको रिमूव करवाना कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि वो रिपेल कर रहे होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। इसमें नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया जो टॉपिक के अंदर से है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बन सकती है, फैक्टर को ये पूछ सकता है कि साइज का क्या इफेक्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट होता है। तो कोई एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरे करेंगे करें। ट्रेंड आपके पास वो लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास क्या ट्रेंड होगा, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से तब्दील होगी, अलॉन्ग द ग्रुप किस तरह से तब्दील होगी, ठीक है। ये चेक है, क्विक चेक, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।